बहुत समय पहले की बात है। महाजनपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसके राजा सम्राट चंद्रसेन थे। अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पुत्री राजकुमारी सुमेधा न केवल असीम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि बुद्धिमान और वीर भी थी। राजा चंद्रसेन चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो, जो न केवल राज्य की रक्षा कर सके, बल्कि सुमेधा को जीवन भर खुश रखे। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी का स्वयंवर कराने का फैसला लिया। राजा चंद्रसेन ने पूरे भारतवर्ष में संदेश भिजवाया, महाजनपुर की राजकुमारी का स्वयंवर होगा। जो भी राजकुमार राजकुमारी को योग्य लगेगा, वही उसका पति बनेगा। यह सुनते ही कई राज्यों के राजकुमार, योद्धा और वीर युवक महाजनपुर की ओर निकल पड़े। कुछ प्रेम की इच्छा से, कुछ सत्ता की लालसा से, तो कुछ अपनी वीरता साबित करने के लिए। राजमहल को भव्य तरीके से सजाया गया। विशाल सभागार में स्वर्ण सिंहासन पर राजा चंद्रसेन विराजमान थे और उनके पास बैठी थीं राजकुमारी सुमेधा, जो आज अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय की ओर बढ़ रही थीं। महाजनपुर के राजमहल में स्वयंवर का शुभारंभ हो चुका था। दरबार में दूर दूर से आए शक्तिशाली राजकुमार और योद्धा बैठे थे, जो राजकुमारी सुमेधा का हाथ जीतने के लिए तैयार थे। राजा चंद्रसेन सिंहासन पर बैठे और गंभीर स्वर में बोले, यह स्वयंवर केवल बल और वंश की श्रेष्ठता से नहीं जीता जाएगा। जो भी मेरी पुत्री का पति बनेगा, उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा: युद्ध कौशल, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की परीक्षा। सभा में हलचल मच गई। कई राजकुमारों को लगा था कि केवल तलवारबाजी ही इस स्वयंवर की शर्त होगी, लेकिन राजा ने साफ कर दिया था कि केवल बल ही नहीं, बल्कि विवेक और संयम भी जरूरी है। पहली परीक्षा युद्ध कौशल की थी, जिसके लिए महल के प्रांगण में एक विशाल अखाड़ा तैयार किया गया, जहां एक स्वर्ण कमल रखा गया था और नियम था कि जो उसका बीज भेदेगा, वही विजेता होगा। कई राजकुमार चूके, लेकिन अंत में 2 योद्धाओं ने सफलता हासिल की, राजकुमार विक्रांत और राजकुमार अयोध्येश। अब बारी थी तलवारबाजी की, जिसमें राजकुमारों के बीच द्वंद्व हुआ। विक्रांत ने अपनी शक्ति से विरोधियों को गिरा दिया, लेकिन अयोध्येश ने चतुराई और संतुलन से लड़ाई जीती। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, जिसमें राजा चंद्रसेन ने बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए दोनों राजकुमारों को एक काल्पनिक स्थिति दी। अगर शत्रु राज्य पर हमला करता है, तो सबसे पहले क्या करोगे? विक्रांत ने कहा, अगर शत्रु राज्य पर हमला करता है, तो हमें सीधा आक्रमण कर देना चाहिए। ताकत से ही जीत संभव है। अयोध्येश ने उत्तर दिया, युद्ध केवल बल से नहीं, बुद्धि से जीते जाते हैं। मैं अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों ओर से घेरूंगा, जिससे हमें कम हानि होगी। राजा चंद्रसेन ने सिर हिलाया। सभा में अयोध्येश की चतुराई की सराहना हुई, लेकिन अभी तीसरी परीक्षा बाकी थी, जिसमें राजा उनके नेतृत्व और संयम की परीक्षा लेगी, और इस परीक्षा के बाद ही निर्णय होगा कि कौन विजयी हुआ। उसके बाद राजा ने अंतिम परीक्षा के लिए एक बार फिर काल्पनिक स्थिति रखी। अगर तुम्हारे राज्य में बाढ़ आ जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे? विक्रांत बोला, मैं महल को सुरक्षित रखूंगा और फिर सेना भेजूंगा। अयोध्येश ने उत्तर दिया, सबसे पहले मैं स्वयं अपनी प्रजा के बीच जाऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। राजा का कर्तव्य केवल सिंहासन बचाना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना भी है। राजा चंद्रसेन मुस्कुराए और सभा में हर्ष ध्वनि गूंज उठी। अब स्वयंवर की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी आ चुकी थी। राजकुमारी सुमेधा को निर्णय लेना था कि वे अब किसे चुनती हैं। राजकुमार विक्रांत, जो बल और पराक्रम का प्रतीक था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ था, या राजकुमार अयोध्येश, जो बुद्धिमान, संयमी और न्यायप्रिय था। राजा चंद्रसेन सिंहासन से उठे और बोले, अब अंतिम निर्णय का समय आ गया है। राजकुमारी सुमेधा, यह स्वयंवर तुम्हारी इच्छा से रखा गया है, और अब यह अधिकार भी तुम्हारा ही है कि तुम अपने लिए योग्य वर चुनो। दरबार में उपस्थित सभी राजकुमार, सेनापति और मंत्री सांस रोककर राजकुमारी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमेधा उठीं और धीरे धीरे दोनों राजकुमारों की ओर बढ़ने लगीं। विक्रांत के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ताकत और युद्ध कौशल के कारण सुमेधा उसे ही चुनेंगी।
दूसरी ओर अयोध्येश शांत खड़ा था। उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था, बस सम्मान और धैर्य झलक रहा था। सुमेधा सबसे पहले विक्रांत के सामने रुकी। दरबार में हलचल मच गई। विक्रांत ने गर्व से कहा, राजकुमारी, तुमने मेरी शक्ति देखी है। मैं वह योद्धा हूं जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है और किसी भी शत्रु को हरा सकता हूं। मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सुमेधा ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, शक्ति का होना जरूरी है, लेकिन जब उसमें अहंकार मिल जाए तो वह शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। एक राजा सिर्फ तलवार से राज्य नहीं चला सकता, बल्कि उसे बुद्धि, धैर्य और करुणा की भी आवश्यकता होती है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन सकती जो केवल बल का प्रदर्शन करता हो, परंतु उसमें विनम्रता न हो। विक्रांत की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों में क्रोध जल उठा। अब सुमेधा अयोध्येश के सामने पहुंची। अयोध्येश ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, मैं यह स्वयंवर जीतने नहीं, बल्कि आपको सम्मान देने आया हूं। मेरा कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि आपके साथ खड़ा रहना भी है। अगर आप मुझे योग्य समझें तो मैं अपने जीवन का हर क्षण आपके सम्मान और इस राज्य की रक्षा में समर्पित करूंगा। सुमेधा मुस्कुराई और आगे बढ़कर वरमाला उठाई और राजकुमार अयोध्येश के गले में डाल दी। सभा में हर्ष ध्वनि गूंज उठी। ढोल नगाड़े बजने लगे। मंत्रियों और आमजन ने आनंद से जय घोष किया, राजकुमार अयोध्येश की जय हो। लेकिन विक्रांत के लिए यह पराजय असहनीय थी। उसने गुस्से में अपनी तलवार खींची और गरजा, नहीं, यह स्वयंवर ऐसे समाप्त नहीं हो सकता। मैं अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता। यदि अयोध्येश को सुमेधा का हाथ चाहिए तो उसे मुझसे युद्ध जीतना होगा। महल के सैनिक सतर्क हो गए। दरबार में अचानक तनाव छा गया। राजा चंद्रसेन गुस्से से उठ खड़े हुए। विक्रांत, यह स्वयंवर प्रेम और योग्यता की परीक्षा थी, युद्ध का मैदान नहीं। राजकुमारी ने अपना निर्णय ले लिया है। लेकिन विक्रांत ने राजा की बात अनसुनी कर दी और तलवार को अयोध्येश की ओर तान दिया। अगर तुम सच में योग्य हो तो बिना हथियार उठाए यहां से मत जाओ। अगर तुम मुझसे हार गए तो यह साबित हो जाएगा कि तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। राजमहल में हलचल मच गई। सुमेधा चिंतित थीं, लेकिन अयोध्येश की आंखों में वही स्थिरता बनी रही। वह धीरे से आगे बढ़ा और बोला, मैंने कभी इस स्वयंवर को युद्ध नहीं समझा था, लेकिन अगर तुम्हारी जिद यही है तो मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन याद रखना, यह युद्ध अहंकार बनाम न्याय होगा और मैं न्याय की ओर खड़ा रहूंगा। महल के विशाल प्रांगण को युद्ध भूमि में बदल दिया गया। ऊंचे कंगूरे पर राजा, राजकुमारी और मंत्रीगण बैठे। चारों ओर दरबारी और सैनिक जमा हो गए। दोनों योद्धा अखाड़े में आमने सामने खड़े थे। राजा चंद्रसेन ने घोषणा की, यह युद्ध केवल तलवारबाजी की परीक्षा नहीं है। यह युद्ध यह सिद्ध करेगा कि राजा बनने के लिए केवल बल चाहिए या फिर संयम, बुद्धि और धैर्य भी आवश्यक हैं। यह लड़ाई जीवन मरण की नहीं होगी। यदि कोई योद्धा भूमि पर गिर गया तो वह पराजित माना जाएगा। सभा के बीच नगाड़े बज उठे। नगाड़ों की ध्वनि थमते ही विक्रांत ने जोरदार गर्जना की और सीधा आक्रमण कर दिया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और युद्ध आरंभ हो गया। विक्रांत की हर वार में आग थी। उसने तेजी से अयोध्येश पर हमला किया, लेकिन अयोध्येश ने हर वार को बड़ी कुशलता से रोक दिया। भीड़ से जय घोष उठने लगे, राजकुमार अयोध्येश की जय। विक्रांत ने गुस्से में तलवार हवा में घुमाई और जमीन पर प्रहार किया। धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा जिससे अयोध्येश का ध्यान भटक जाए, लेकिन अयोध्येश शांत था। विक्रांत ने फिर से वार किया, लेकिन अयोध्येश ने पीछे हटकर वार को खाली जाने दिया। फिर अयोध्येश ने विक्रांत की तलवार पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह विक्रांत के हाथ से छिटककर दूर जा गिरी। सभा में हलचल मच गई। विक्रांत एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार खुद को हारते हुए देखा था। गुस्से और अहंकार में वह अयोध्येश की ओर झपटा, लेकिन इस बार अयोध्येश ने उसे एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा चंद्रसेन खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, युद्ध समाप्त हुआ। राजकुमार अयोध्येश विजयी हुए। भीड़ में हर्ष ध्वनि गूंज उठी, अयोध्येश की जय हो। विक्रांत ने जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए सिर झुका लिया।
उसकी आंखों में पहली बार हार का एहसास था। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि शक्ति ही सबसे बड़ा गुण है, लेकिन आज समझ आया कि बिना संयम और बुद्धि के यह केवल विनाश का कारण बनती है। मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि आगे से अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाऊंगा। अयोध्येश ने उसकी ओर देखा और हाथ बढ़ाया। विक्रांत ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थाम लिया। राजा चंद्रसेन मुस्कुराए और कहा कि यही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है, जब वह हार को भी एक सीख की तरह अपनाता है। अयोध्येश ने तलवार म्यान में रखी और सुमेधा की ओर देखा। राजा चंद्रसेन ने घोषणा की, आज इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि एक राजा केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और न्याय से महान बनता है। राजकुमार अयोध्येश ने अपनी योग्यता साबित की है। फिर राजकुमार अयोध्येश ने राजकुमारी की ओर देखा। सुमेधा मुस्कुराई, धीरे धीरे आगे बढ़ीं और अपने हाथों में वरमाला उठाई और बिना संकोच अयोध्येश के गले में वरमाला डाल दी। सभा में आनंद की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। महाजनपुर में आनंद और उत्सव का माहौल हो गया। पूरे राज्य को दीपों और फूलों से सजाया गया। राजकुमार अयोध्येश और राजकुमारी सुमेधा के विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। राजमहल के आंगन में भव्य मंडप बनाया गया, जहां शाही परंपराओं के अनुसार शुभ मुहूर्त पर राजकुमार अयोध्येश और राजकुमारी सुमेधा ने अग्नि के साथ फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। इस शुभ अवसर पर राजा चंद्रसेन ने आशीर्वाद देते हुए घोषणा की, आज से महाजनपुर को एक ऐसा राजा और रानी मिले हैं जो प्रेम, न्याय और कर्तव्य की मिसाल कायम करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।